सिटीजन्स राइट इन सऊदी अरेबिया। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो सारे केसेस जहां पे हमें ये देखने मिलता है कि सिटीजन्स को उनके राइट नहीं दिए गए। तो हमने एक केस जो है ग्वांटानामो बे का वो डिस्कस कर चुका है एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सऊदी अरेबिया कि किस तरीके से सऊदी अरेबिया में जो सिटीजन्स है उनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिले। The case of Guantanamo Bay looks like an exception, for it involves the government of one country denying rights of citizen to another country. अब जब हमने ग्वांटानामो बे का केस पढ़ा था तो वो पढ़ने से ऐसा लगता है कि वो एक एक्सेप्शन था, मतलब कि वो नॉर्मली ऐसा केस नहीं देखने मिलता है। एक्सेप्शन मतलब कि जो चीज नॉर्मली जैसे होती है बट वो नॉर्मल में नहीं आ रही, एक तरीके से उसे हम एक्सेप्शन कहते हैं, जो थोड़ी अलग है। तो मतलब नॉर्मली जैसा हमने केस ग्वांटानामो का देखा वो नहीं देखने मिलता है, वो एक एक्सेप्शन है, वो काफी मुश्किल से ऐसा कुछ देखने मिलता है। हमें ऐसा क्यों लगा कि वो एक एक्सेप्शन है? क्योंकि ग्वांटानामो बे में हमें क्या देखने मिला कि जो यूएस की गवर्नमेंट है वो दूसरे कंट्री के सिटीजन्स को सिटीजन देने से राइट देने से मना कर रही थी। मतलब कि ग्वांटानामो बे के केस में हमें देखने मिला कि एक कंट्री की गवर्नमेंट दूसरे कंट्री के सिटीजन्स को राइट देने से मना कर रही थी। Let us therefore look at the case of Saudi Arabia and the position of the citizens with regard to their government. अब इस चीज को हम एक तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से खुद किसी देश की गवर्नमेंट अपने ही सिटीजन्स को भी जो राइट्स है वो देने से मना करती है। मतलब ग्वांटानामो बे तो हमें ऐसा लगा कि चलो भाई यूएस की गवर्नमेंट है, उसने इसलिए क्योंकि जो लोगों को वो गिरफ्तार करके लाई थी वो उसके देश के लोग नहीं थे और इसलिए उसने उन लोगों से राइट जो है छीन लिए, उन लोगों को राइट नहीं दिए। बट ऐसा भी हमें देखने मिलता है कि जहां पे जो गवर्नमेंट है खुद अपने ही सिटीजन से राइट जो है वो छीन लेती है, और इसका एग्जाम्पल हम सऊदी अरेबिया के केस में देखेंगे। कंसिडर दीज फैक्ट्स। तो नीचे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, कुछ तथ्य दिए हुए हैं जिसको आपको पढ़ना है। द कंट्री इज रूल्ड बाय अ हेरिडिटरी किंग एंड द पीपल हैव नो रोल इन इलेक्टिंग और चेंजिंग देयर रूलर्स। तो सऊदी अरेबिया में क्या होता है कि जो रूलर है, जो मतलब हेड होता है स्टेट का, वो कौन होता है? वो एक हेरिडिटरी किंग होता है। किंग मतलब पता है आपको कौन होते हैं? राजा। हेरिडिटरी राजा मतलब कि हेरिडिटरी मतलब होता है जब कोई चीज, जैसे कोई फादर है, फादर के बाद वो उसके सन को जाएगी, सन के बाद उसके सन को जाएगी, फिर उसके सन को जाएगी। मतलब जैसे वंशज चलते हैं। हेरिडिटरी मतलब कि फादर के बाद बेटे के पास जाएगी, बेटे के बाद उसके बेटे के पास जाएगी। तो जब सेम फैमिली में इस तरीके से चीजें मूव करती हैं, फादर से सन, सन से फिर उसके सन, तो ये सारी चीजें, इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं हेरिडिटरी। तो हेरिडिटरी किंग मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा राजा जो कि अपने पापा से एक तरीके से उसके पापा ने उसको राजा बनाया है। इस पर्सन से पहले उनके जो फादर थे वो राजा थे, और इन पर्सन के बाद जो अभी किंग है उसके बाद उसका जो सन है वो राजा बनेगा। अगर मतलब कोई ऐसा देश है या कोई ऐसा रूल है कि जहाँ पे बेटी भी रानी बन सकती है तो अलग से केस है, बट नॉर्मली देखने मिलता है कि ये चीज सन में ही चलती है कि राजा का बेटा जो है वो सन बनता है, किंग बनता है। तो हेरिडिटरी किंग है सऊदी अरेबिया में। क्या है? हेरिडिटरी किंग है, और वहां पे लोगों का कोई रोल नहीं है अपने रूलर्स को इलेक्ट करने में, क्योंकि हेरिडिटरी किंग है। मतलब कि अभी जो राजा है पक्का पता ही है कि उसके बाद उसका जो बेटा होगा वही राजा बनने वाला है। तो इसमें जनता का कोई रोल नहीं होता। जनता नहीं डिसाइड कर सकती कि किसे राजा बनना है या किसे राजा बनाना है, क्योंकि वो ऑलरेडी तय है कि जो राजा है उसके बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा और कोई नहीं बनेगा। तो ये चीज ऑलरेडी तय है, और कोई भी पर्सन का, कोई भी जो आम जनता है उसका कोई रोल नहीं होता अपने रूलर्स को इलेक्ट करने में, अपने राजा को इलेक्ट करने में कि कौन हमारा राजा होगा। ये जनता नहीं डिसाइड करती। द किंग सिलेक्ट्स द लेजिस्लेचर एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव। अब ये जो किंग है, जो राजा है, वही लेजिस्लेचर को सिलेक्ट करता है। लेजिस्लेचर मतलब जो पार्लियामेंट है जहां पे लॉज बनते हैं। तो कौन लोग लॉज बनाएंगे उसको खुद राजा अपनी मर्जी से चूज करता है। साथ ही साथ कौन लोग एग्जीक्यूटिव होंगे, जो लॉ बनाए गए हैं उन्हें एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा, उन लोगों का सिलेक्शन भी खुद राजा करता है। मतलब यहाँ जनता का कोई रोल नहीं है। अगर हम अपने देश से कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा हमारे देश में जो पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेचर है, वो कैसे बनता है। हम अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके भेजते हैं, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं उन सबसे अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, और ये सारे लोग मिलके पार्लियामेंट बनाते हैं। मतलब कि हमारी पार्लियामेंट में, हमारे लेजिस्लेचर में इलेक्टेड लोग होते हैं, मतलब कि जिन्हें हम खुद चूज करके भेजते हैं। अब अगर आप सऊदी अरेबिया का केस देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है। जो राजा है
वही अपनी मर्जी से लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव्स को सिलेक्ट करता है। ही अपॉइंट्स द जजेस एंड कैन चेंज एनी ऑफ देयर डिसीजन। अब जो राजा है वो जजेस को भी अपॉइंट करता है और किसी भी जज के डिसीजन को राजा कभी भी चेंज कर सकता है। मतलब कि जो तीन मेन इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों को ही कौन अपॉइंट कर रहा है, कौन चूज कर रहा है, खुद राजा कर रहा है। इसका मतलब कि इनकी इंडिपेंडेंस होने का तो कोई मतलब स्कोप ही नहीं है। ये सारे लोग, ये जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी हैं, ये लोग डिपेंडेंट हैं। ये गवर्नमेंट मतलब कि जो रूलर है उससे इन्फ्लुएंस होंगे, रूलर का इन लोगों के ऊपर कंट्रोल रहेगा। इसका मतलब देश में जो कुछ भी होगा वो रूलर की मर्जी से ही होगा, क्योंकि जैसा आपने देखा कि यहाँ पे लिखा है कि जजेस का कोई अगर डिसीजन है तो उसको भी राजा चेंज कर सकता है। वहीं अगर आप हमारे देश में देखोगे तो हमें पता है कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। मतलब कि हमारी जुडिशरी हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ भी कोई डिसीजन ला सकती है और उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो इस तरीके की इंडिपेंडेंस जो है सऊदी अरेबिया में नहीं देखने मिलती है। Then citizens cannot form political parties or any political organizations। अब देखो, जो देश है सऊदी अरेबिया उसमें कैसा सिस्टम है, राजा का सिस्टम है। मतलब कि रूलर कौन होने वाला है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। कोई भी पर्सन रूलर को चेंज नहीं कर सकता, कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से रूलर नहीं बन सकता। तो जब ऑलरेडी रूलर फिक्स है तो फिर पॉलिटिकल पार्टी बना के भी लोग क्या करेंगे। और अगर लोग पॉलिटिकल पार्टी बनाने लगे तो राजा को ये डर होगा कि अगर लोग इकट्ठा होने लगे, अगर लोग पॉलिटिकल पार्टी बनाने लगे तो राजा की जो पोजीशन है वो खतरे में आ सकती है। ये सारे लोग पॉलिटिकल पार्टी बना के राजा के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। तो इसीलिए राजा को क्योंकि डर है, क्योंकि राजा एक तरीके से अपनी पोजीशन को बनाए रखना चाहता है, इस वजह से भी यहाँ पे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है या पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बनाना बैन है, वो एकदम बंद है। सिटीजन्स जो है पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बना सकते। मीडिया कैन नॉट रिपोर्ट एनीथिंग दैट द मोनार्क डज नॉट लाइक। और मीडिया भी, जो वहां की मीडिया है वो भी ऐसा कुछ नहीं दिखा सकती जो कि राजा को पसंद ना हो। मतलब अगर कोई ऐसी चीज है जिससे कि राजा बहुत ज्यादा रुष्ट है, जो कि राजा को बिल्कुल नहीं पसंद, तो मीडिया उस चीज को अपने न्यूज चैनल्स पे, अपने न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स में नहीं दिखा सकती। मतलब कि यहाँ पे मीडिया जो है, जिसे हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है। वो भी पूरे तरीके से मोनार्क के अंडर काम करता है, मोनार्क की मर्जी से काम करता है। मोनार्क मतलब ही किंग है, ठीक है। मोनार्क और किंग सेम ही चीज है। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी नहीं है। इसका मतलब कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से कहीं पे भी पब्लिक प्लेसेस में अपना जो धर्म है उसे फॉलो नहीं कर सकता है। एवरी सिटीजन इज रिक्वायर्ड टू बी मुस्लिम। हर एक सिटीजन को मुस्लिम होना ही जरूरी है। नॉन मुस्लिम रेसिडेंट्स कैन फॉलो देयर रिलीजन इन प्राइवेट बट नॉट इन पब्लिक। अब ऐसे लोग जो कि मुस्लिम नहीं है, जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, वो अपने धर्म को प्राइवेट में, मतलब अपने घर के अंदर फॉलो कर सकते हैं, बट कहीं पब्लिक में नहीं। इसका मतलब कि मान लो कोई हिंदू है सऊदी अरेबिया में, तो उसके लिए वहां पे मंदिर नहीं बनाए जाएंगे। वो बाहर जाके मंदिर में पूजा नहीं करेगा, वो बाहर आरती नहीं गाएगा। उसको क्या करना होगा, उसको अपने रूम में ही बैठ के जो भी पूजा पाठ है वो करना होगा। सिमिलरली जो दूसरे धर्म के लोग हैं, क्रिश्चियन हो गए, सिख हो गए, या जो भी दूसरे धर्म हैं, वो लोग अपनी मर्जी से बाहर पब्लिक में कोई भी मतलब अपनी रिलीजियस एक्टिविटी नहीं कर सकते। उन्हें जो कुछ भी करना है वो अपना प्राइवेट रूम के अंदर ही करना होगा। तो इस तरीके से रिलीजन का जो फ्रीडम है वो भी सऊदी अरेबिया में नहीं है। वुमेन आर सब्जेक्टेड टू मेनी पब्लिक रिस्ट्रिक्शंस। और जो औरतें हैं सऊदी अरेबिया में वो भी फ्री नहीं है, उनके ऊपर भी बहुत सारी बंदिशें हैं। मतलब कि सऊदी अरेबिया की जो वुमेन है वो कंप्लीटली फ्रीडम एंजॉय नहीं करती हैं। उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जनता के बीच में हैं, बाहर हैं, अपने घर से बाहर हैं, पब्लिक स्फेयर में हैं। तो वो किस तरीके से रहेंगी वो चीज भी डिसाइडेड है। मतलब कि औरतें अपनी मर्जी से किस तरीके से बाहर रहना है वो डिसाइड नहीं कर सकती। देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस दैट आर इम्पोज्ड ऑन वुमेन ऑफ सऊदी अरेबिया। द टेस्टिमनी ऑफ वन मैन इज कंसिडर्ड इक्वल टू दैट ऑफ टू वुमेन। अब हमने जब डेमोक्रेसी वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए और जो वोटिंग राइट है वो सबको इक्वल होना चाहिए। और जब हम इक्वल कहते हैं उससे क्या मतलब है कि 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब एक पर्सन के पास एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए और उस एक वोट की वैल्यू भी एक ही होनी चाहिए, मतलब सेम होनी चाहिए। तो डेमोक्रेसी में तो ये होता है कि भाई 1 वोट 1 वैल्यू 1 पर्सन। बट अगर आप सऊदी अरेबिया में देखोगे
वहां पे क्या है, वहां पे ये 1 वोट की वैल्यू इक्वल नहीं है। अगर कोई मैन 1 वोट देता है, इसका मतलब कि ये है, मान लो कि नहीं 2 औरतों ने वोट दिया है, 2 विमेन ने वोट दिया है, मतलब कि जो 2 औरतों के वोट की वैल्यू है वो मिला के 1 मैन की वैल्यू है, मतलब कि मैन की वैल्यू ज्यादा हो गई, मैन के वोट की वैल्यू दुगनी है एज कंपेयर टू विमेन। मतलब आप ऐसा समझो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मान लो ये तराजू है, राइट, ये तराजू है, एक तरीके से समझ लो। और इस तराजू में जब यहाँ पे मान लो एक आदमी बैठा है, ठीक है, यहाँ पे एक मैन इस तराजू में बैठा है, तो ये मैन के इक्वल तराजू तब होगा जब यहाँ पे 2 वुमेन बैठेंगी। तो इनइक्वालिटी हो गई कि नहीं हो गई? यहाँ पे तराजू में जब एक ही औरत बैठती और यहाँ पे भी एक ही आदमी बैठता, राइट, यहाँ पे एक औरत और यहाँ पे एक आदमी, तब हम इक्वालिटी मानते कि ये जो पलड़ा है वो सेम कब होना चाहिए, जब यहाँ पे एक मैन हो और यहाँ पे एक वुमेन हो। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे एक मैन है, अगर यहाँ पे पलड़े में एक मैन है, तो ये पलड़ा नीचे हो जाएगा, भारी हो जाएगा, और वुमेन ऊपर रहेगी, मतलब कि ऊपर मतलब हल्की रहेगी। तराजू में जो चीज हल्की होती है वो ऊपर होती है ना। तो अगर इस तराजू को हमें इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक और वुमेन को बिठाना पड़ेगा, तब जाके ये मेन और वुमेन इक्वल हो पाएंगे। इसका मतलब एक मैन की वैल्यू 2 औरतों के बराबर है, इसका मतलब मैन की वैल्यू ज्यादा है। अब ये वेट के एग्जांपल से तो मैंने आपको समझाया तराजू के, बट इसका एक्चुअल रिलेशन किससे है, वोट से, कि अगर एक मैन वोट देगा तो वो वोट कितने वुमेन के इक्वल है, कि मान लो 2 औरतों ने वोट दिया, तो मैन के जो वोट की वैल्यू है वो ज्यादा है वुमेन से, इसका मतलब इक्वालिटी नहीं है। दिस इज ट्रू नॉट जस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, देयर आर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर सेवरल ऑफ दीज कंडीशंस एग्जिस्ट। अब ये जो भी स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी, जो भी हमने फैक्ट्स पढ़े, ये सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरेबिया के केस में सच नहीं है, बल्कि ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनमें इस तरीके की सिचुएशन देखने मिलती है। अगर ये सारी नहीं तो इनमें से कोई ना कोई सिचुएशन देखने मिलती है। और ये सारे ही पॉइंट ऐसे हैं जो कि डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं। इनमें से कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि डेमोक्रेसी जिसके साथ हो, या जो डेमोक्रेसी में राइट हो। एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए ये सारे ही पॉइंट गलत हैं, मतलब इन सारे पॉइंट्स के होने की वजह से कोई भी जो जगह है वो डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती। इसका मतलब कि सऊदी अरेबिया एक डेमोक्रेटिक नेशन नहीं है। और यहाँ पे आप देखोगे हम बात कर रहे हैं लोगों के राइट की, तो यहाँ पे कौन कौन से राइट जो हैं लोगों के उनका हनन हो रहा है। फर्स्ट, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, एक बहुत अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि उसमें जो जनता है वो खुद पार्टिसिपेट करती है, भले ही इनडायरेक्टली। अब यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि राजा है, मतलब कि जनता का कोई से है ही नहीं डिसीजन मेकिंग में, जो भी राजा कहेगा वो जनता को मानना पड़ेगा। मतलब कि जो डिसीजन है वो जनता से रिलेटेड लिए जा रहे हैं। भाई राजा जो कोई भी डिसीजन लेगा वो क्यों लेगा, वो प्रजा के लिए डिसीजन लेगा ना, मतलब डिसीजन लिए जा रहे हैं प्रजा के लिए, और उसमें प्रजा का कोई से है ही नहीं, प्रजा उसमें कुछ कर ही नहीं पा रही है। तो इससे क्या होगा कि जो उनका राइट टू वोट है, राइट टू बी इलेक्टेड है, ये सारी चीजें जो हैं वो उससे छीनी जा रही हैं। वहीं जो उसका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करने का राइट है, मतलब हमारे यहाँ पे होता है ना पॉलिटिकल राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू हैव ओपिनियन, है ना, तो ये सारी जो चीजें हैं ये सारे राइट उनसे छीने जा रहे हैं। मतलब कि अगर किसी पर्सन की कोई अपनी ओपिनियन है और वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उस ओपिनियन को जनता के सामने रखना चाहता है, तो उसको ये हक नहीं है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अपनी ओपिनियन को रख सके, राइट। तो उसके राइट छीने गए, उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने आप को बोलने का, बल्कि ये राइट भी उनसे ले लिए जाते हैं। मतलब कि अगर कोई पर्सन राजा के खिलाफ कुछ बोल देता है, मान लो राजा ने कोई बहुत बेकार काम कर दिया, है ना, अब बेकार काम किया है राजा ने, अब कोई पर्सन सोच रहा है कि भाई वो राजा को क्रिटिसाइज करे, वो राजा के बारे में जनता को बताए कि हाँ राजा ने ये बेकार काम किया है, वो बड़े लेवल पे सबको बताना चाह रहा है कि राजा गलत कर रहा है। अब अगर वो पर्सन इस तरीके से अपना मुंह खोलेगा, राजा के खिलाफ बोलेगा, तो राजा उसे सीधा मरवा देगा, मतलब राजा उसके साथ कुछ भी कर सकता है। तो एक तरीके से बोलने का अधिकार भी लोगों को नहीं मिलता। वहीं जो प्रेस है जो कि फ्री होनी चाहिए, वो भी फ्री नहीं है, वो उसके ऊपर भी कंट्रोल है राजा का। अब लोगों का जो रिलीजन है वो भी एक तरीके से फिक्स्ड है कि भाई आपको मुस्लिम होना ही जरूरी है, अगर आप मुस्लिम नहीं हो तो आप अपना जो भी धर्म है उसको अपने प्राइवेट स्फेयर में फॉलो करो, पब्लिक में नहीं होगा वो। अगर पब्लिक में आप अपने धर्म को फॉलो करते हुए पाए जाओगे तो आपके ऊपर एक तरीके से केस हो सकता है, आपको सजा मिल सकती है। तो मतलब जो हमारा राइट टू रिलीजन है, या फिर जो हमारा किसी भी धर्म को फॉलो करने का राइट है, किसी भी ओपिनियन को, किसी भी बिलीफ को फॉलो करने का राइट है,
वो यहाँ पे लोगों को नहीं दिया जा रहा है। और हमारे देश में हमने देखा कि ये सारे राइट हमारे पास हैं, और अभी हम आगे भी चैप्टर में पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये सारे राइट हमारे पास हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीजें आपने पहले कहीं ना कहीं सुनी होंगी, आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा इन राइट्स के बारे में। तो इसीलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चल रहे हैं कि हाँ, किस किस स्टेटमेंट में कौन कौन से लगभग राइट जो है वो उनका हनन हो रहा है। अब अगर हम यहाँ 4th पॉइंट की बात करें, तो जो राइट टू इक्वालिटी है वो एकदम से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, कि सब जो लोग हैं वो इक्वल होने चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रेस, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारे देश में राइट है ना। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक राइट है। इक्वालिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट ऑफ डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है कि भाई इक्वालिटी नहीं है, men are not equal to women, women is considered inferior to men, औरत को कम समझा जाता है आदमी से, आदमी की पोजीशन ऊपर रखी गई है और औरत की नीचे, औरत को कम वैल्यू दी जा रही है। तो इसका मतलब इक्वालिटी इस देश में नहीं है। तो ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी, इससे हमें साफ पता चल रहा है कि बहुत सारे ऐसे राइट हैं जो कि खुद उस देश की गवर्नमेंट अपने ही सिटीजन से छीन रही है, अपने सिटीजन्स को राइट नहीं दे रही। ग्वांटानामो बे में हमने देखा था कि भाई यूएस से किसी और देश के सिटीजन्स को राइट देने से मना कर रही है, बट इसके अलावा कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पे खुद अपने देश की गवर्नमेंट अपने ही सिटीजन्स को राइट नहीं देती है। मतलब कि इसमें देश का सिटीजन होना ना होना मैटर नहीं करता, हमें हर तरीके के केस दिख रहे हैं। हमें ऐसे केस भी दिख रहे हैं जहां पे दूसरे देश की गवर्नमेंट किसी दूसरे देश के नागरिक को राइट देने से मना कर रही है, और हमें ऐसा एग्जाम्पल भी दिख रहा है जहां पे खुद अपने देश की गवर्नमेंट अपने ही देश के सिटीजन्स को राइट देने से मना कर रही है।